न्यूज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। 2014 के बाद से केंद्रीय जांच एजेंसियां पूरे देश के बड़े बड़े विपक्षी नेताओं को लगातार निशाना बना रही है। 25 बड़े विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिनको केंद्रीय जांच एजेंसी ने जब उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनके खिलाफ छापेमारी की, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, पूछताछ की, तो वो बीजेपी में शामिल हो गए। और जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो या तो कईयों को क्लीन चिट दे दिया गया या फिर उनके जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और उनके जांच पर आगे कोई कार्रवाई नहीं। इससे केंद्रीय जांच एजेंसी पर सवाल उठने लगे हैं, गंभीर सवाल उठ रहे हैं केंद्रीय जांच एजेंसी पर कि क्या केंद्रीय जांच एजेंसी बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही है। विपक्ष के नेताओं को लगातार डरा धमकाकर उन पर जबरन मुकदमा ठूसकर या तो जेल में डाल रही है, और जो जेल नहीं जाना चाहते हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो वैसे नेताओं पर बीजेपी अपना कर्म करती है, उनको बड़े बड़े पदों से नवाजती है। जैसे कि ताजा मिसाल है अजीत पवार। अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री का पोस्ट दिया गया महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की सरकार में। दूसरा मिसाल है हेमंता बिस्वा शर्मा, जिनको असम का मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने। बीजेपी हेमंता बिस्वा शर्मा पर 2014 में बड़ा बड़ा आरोप लगा रही थी, लेकिन 2015 में वो बीजेपी में शामिल हो गए और अभी जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। इन्हीं सब सवालों को लेकर सवाल उठ रहे हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों पर कि क्या केंद्रीय जांच एजेंसियां बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रही हैं। जिस तरह से अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया देश के सामने, तो ईडी को वसूली भाई कहा गया कि ईडी ने विपक्ष के नेताओं को, उसके बाद बड़े बड़े उद्योगपतियों को, इन सब कारोबारी ने मिलकर इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दिया। उसके एवज में बीजेपी ने इन सारे कंपनियों को बड़े बड़े ठेके दिए। इसमें भी इन केंद्रीय एजेंसियों का नाम मिट्टी में मिल गया। भारत की जनता के सामने पूरी तरह ये केंद्रीय जांच एजेंसी एक्सपोज हो गई। ऐसे कोर्ट पर बीजेपी ने दबाव बनाया और 600 वकीलों ने सीजेआई को चिट्ठी लिखा कि आप लोकतंत्र को बचाएं। इन सब मामलात को देखने के बाद तो यही पता लगता है, आम जनता यही समझ रही है कि देश में अब डिक्टेटरशिप पूरी तरह से हावी हो रहा है, जिसके ये कुछ चंद उदाहरण हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि अजीत पवार पर सहकारी बैंक में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज किया और आर्थिक अपराध शाखा ने अजीत पवार के खिलाफ केस दर्ज किया 2022 में। अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी से हाथ मिलाया और उप मुख्यमंत्री के सौदे पर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और आज वो महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री पद पे काबिज हैं और वो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। और जब से ये बीजेपी में शामिल हुए हैं तब से उनके खिलाफ जो जांच चल रही थी वो सारे का सारा जांच ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और अब तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले जो भी जांच एजेंसियां इनके खिलाफ कार्रवाई की थी वो सारा का सारा पानी फिर गया उस पर और वो बेकार हो गया। उसी तरह से दूसरा नाम आता है शोभिंदो अधिकारी। ये टीएमसी के वेस्ट बंगाल के नेता प्रतिपक्ष रहे और सांसद थे जिस वक्त इन पर आरोप लगा। इन पर आरोप था कि ये नारद
स्टिंग ऑपरेशन मामले में पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष थे। जिस समय इन पर आरोप लगा, ये सांसद हो गए थे और इन्होंने भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। जब से बीजेपी को ज्वाइन किया तब से आज तक सारी केंद्रीय जांच एजेंसियां इस बात का इंतजार कर रही है कि लोकसभा के अध्यक्ष मंजूरी दें कि हम उन पर केस चलाएं, लेकिन आज तक लोकसभा अध्यक्ष ने कोई मंजूरी नहीं दी और आज भी वो मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है और शुभेंदु अधिकारी आज बीजेपी में शामिल हैं। उसी तरह से नाम आता है हिमंता बिस्वा शर्मा और अशोक चौहान का। अशोक चौहान भी महाराष्ट्र के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन दोनों पर आरोप था कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और अशोक चौहान, इनके खिलाफ भी मामले अटके हुए हैं। शर्मा को शारदा चिट फंड घोटाले में सीबीआई ने पूछताछ की और इन पर छापेमारी भी की थी, लेकिन 2015 में वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद से सारा मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। उसी तरह से अशोक चौहान भी इसी साल बीजेपी में शामिल हुए हैं और आदर्श हाउसिंग मामला इन पर चल रहा था। ईडी के द्वारा कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन जब से इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, सारी ईडी और सीबीआई की मेहनत पानी में चली गई और इनका भी मामला ठंडे बस्ते में चला गया। उसी तरह से एक और नाम आता है प्रफुल्ल पटेल। ये 2023 में बीजेपी में शामिल हुए हैं और मार्च में ही सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दायर किया और इनके खिलाफ जो मामला चल रहा था वो खत्म कर दिया गया। उसी तरह से प्रताप सरनाइक, इनके खिलाफ भी जो मामला चल रहा था उसमें भी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया गया और कोर्ट ने उसको स्वीकार भी कर लिया। इनके खिलाफ भी जो आरोप थे वो सारे के सारे खत्म कर दिए गए। इसी तरह से और बाकी जो भी नेता बीजेपी में शामिल हुए उनके खिलाफ भी या तो जांच खत्म कर दिए गए या फिर उनके जांच को ठंडे बस्ते में इन केंद्रीय एजेंसियों ने डाल दिया। यही वजह है कि इन केंद्रीय एजेंसी सीबीआई, ईडी और एनआईए पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये बीजेपी की एजेंट की तरह काम कर रही है। आज की घटना है कि टीएमसी के 10 सांसद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गए थे। जो चीफ है उनको हटाया जाए, उनको पद से तुरंत हटाया जाए, और ये सारे नेता वहीं धरने पर बैठ गए। फिर दिल्ली पुलिस की एक टीम आती है और इनको गिरफ्तार करके ले जाती है। ये वही बात है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव हुआ था तो उस पर भी आरोप लगा था और देश की जनता इन सारे हालात को देख रही है और समझ रही है और उम्मीद है कि इस आने वाले चुनाव 2024 में बीजेपी की सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा और खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ऐसा